वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी बस बार। हमने प्राइमरी बस बार जो कि सप्लाई का बस बार है उसे लिया हुआ है और ये हमारा फेज़ है और ये हमारा न्यूट्रल है। साथ में हमने क्या लिया हुआ है, सेकेंडरी साइड जिसमें लोड कनेक्ट रहता है वो बस बार लिया हुआ है और एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया हुआ है। इसमें ये ट्रांसफार्मर का कोर है और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। इसको कनेक्ट किया हुआ है सप्लाई से, तो फेज़ वाले वायर को हमने कनेक्ट किया है ऊपर वाली वाइंडिंग से, वाइंडिंग टर्मिनल से, और नीचे न्यूट्रल से। वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कनेक्ट किया है, ठीक है, फेज़ वाले को ऊपर से और सेकेंडरी को नीचे से। तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का नाम मैं देता हूँ TA। तो हमारा जो TA ट्रांसफार्मर है वो सप्लाई से क्या ले रहा है, प्राइमरी बस बार से सप्लाई वोल्टेज ले रहा है, सप्लाई पावर ले रहा है और उसको भेज रहा है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी इसको लोड को भेज रहा है। लेकिन होता क्या है कि अगर ये लोड बढ़ जाए, ये लोड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिमांड इसकी इंक्रीज हो जाए, जो कि इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको सप्लाई कर सके। तो अगर एक ट्रांसफार्मर इसकी रेटिंग इतनी नहीं है कि वो लोड को सप्लाई कर सके, तो हमें एक और ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही एक्स्ट्रा जो ट्रांसफार्मर हम लेते हैं और उस ट्रांसफार्मर को हमको कैसे कनेक्ट करना होता है, पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स इस लेक्चर में कि ये जो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। एक निश्चित कुछ सिचुएशंस है उस पर ही पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, और क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा 1 बाय 1 समझाते जाऊंगा कि किस किस तरीके से हमको ये पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जो नया ट्रांसफार्मर आएगा इसमें TB, वो क्या होगा, आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा TA के साथ। तो पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि वोल्टेज क्या होगा, दोनों के बीच का सेम होगा, वोल्टेज इज सेम। और क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कुछ चीज़ें, स्पेशल चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे TA और TB दोनों ट्रांसफार्मर को, तो TA का जो प्राइमरी का टर्मिनल है इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, और इसको 1 यहाँ पर 2 और 2 इसको 3 इसको 4 और 4 ये मैंने टर्मिनल के नाम रख दिए। तो 1 जो है किस में कनेक्ट हुआ है, फेज में कनेक्ट हुआ है। तो सेकेंडरी का जो सिमिलर टर्मिनल है 2, वो क्या होगा, फेज से कनेक्ट होगा। फिर 1 और 2 दोनों कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, 1 प्राइमरी के न्यूट्रल से और 2 सेकेंडरी के न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। वैसे ही आगे देखेंगे तो जो 3 टर्मिनल है, 3rd लिखा हुआ है, ये आपके प्राइमरी के फेज से कनेक्ट होगा और 3 आपके न्यूट्रल से। वैसे ही सेकेंडरी में 4 फेज से और न्यूट्रल से आपका 4 और जो लोड है, लोड का अपन ले लेते हैं L1 और L2। तो L1 कनेक्ट है फेज से और L2 कनेक्ट है न्यूट्रल से यहाँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बस बार, ये दोनों लाइन जो है, और इसमें जो 2 है ये लाइन, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बस बार। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने पोलैरिटी वाइज कनेक्ट किया है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर हम थोड़ी सी गलती कर दें, क्या गलती कर दें, अगर हम, ठीक है, ये पॉजिटिव को कहाँ कनेक्ट कर दें, यहाँ फेज में ही, 2 को यहाँ निगेटिव में, लेकिन इसको उल्टा कर दें, ये जो पॉजिटिव है इसको यहाँ कनेक्ट कर दें और ये 4 को कहाँ कनेक्ट कर दें, फेज में कनेक्ट कर दें। तो होगा क्या कि ये जो है आपस में कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, और सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे एक डेड शॉर्ट सर्किट होगा। मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका प्लस माइनस वोल्टेज हो गया, ठीक है, इसको कोई वोल्टेज V2 मान लेते हैं, ठीक है, V2A, और इसी में न्यूट्रल के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो रहा है ऐसा।
ठीक है। ये वाला जो अपन फेज में कर रहे थे न्यूट्रल में हो गया, तो ये दोनों टच हो गए, तो ये दोनों को मैंने टच कर दिया और ये मेरा हो गया निगेटिव, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव, और ये हो गया आपका निगेटिव, और ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ऊपर फेज में, और ये भी फेज में कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, क्योंकि एक ही फेज में कनेक्ट हो रहे हैं ये, और ये क्या बनाते हैं, एक शॉर्ट सर्किट बना रहे हैं। तो चाहे नो लोड कंडीशन हो या ऑन लोड कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्या बनाएंगे, डेड शॉर्ट सर्किट बनाएंगे, डेड शॉर्ट सर्किट बनाएंगे। इसीलिए कभी भी हमको जब पैरेलल में दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, उस टाइम पर हमको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि कभी भी इनकरेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट ना करें, हमेशा सेम टाइप की पोलैरिटीज़ में कनेक्ट किया जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक इनकरेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट करके एक डेड शॉर्ट सर्किट बताया कि इस तरीके से डेड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से लोड को कोई भी सप्लाई नहीं मिलती और हमारा ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो जाता है। तो ये था पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट पोलैरिटी में ही आपको ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है अनडिजायरेबल, वो क्या है, ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है, दोनों सेकेंडरी है, इनके बीच कोई भी करंट फ्लो ना हो। इनके बीच अगर कोई करंट फ्लो होता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसा आता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, फिर यहाँ से ऐसा पाथ कंप्लीट होता है। मैं इसको दूसरे कलर से आपको बना के समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई एक करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और ये जाता है आपके, ठीक है, फेज में, और फेज से आपका इसमें आ जाता है इस तरीके से, ऐसा, ये ऐसा अगर पाथ कंप्लीट करता है। ये पाथ कब कंप्लीट होता है, जब ये दोनों वोल्टेज क्या रहते हैं, अनइक्वल होते हैं। ये दोनों अनइक्वल होंगे तो इनके बीच क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इस करंट को बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट, IC। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलेटिंग करंट। तो अनडिजायरेबल होता है ये सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट, ये अनडिजायरेबल होता है इसमें। तो दो चीज़ अनडिजायरेबल है। पहली चीज़ क्या है कि डेड शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब इनकरेक्ट पोलैरिटी में आप कनेक्ट करेंगे तो डेड शॉर्ट सर्किट होता है, इनकरेक्ट पोलैरिटी। तो इनकरेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट करने से हमको बचना है, और साथ में एक और चीज़ देखनी है कि सर्कुलेटिंग करंट जो यहाँ पर हमको मिल रहा है वो ना हो। तो ये दोनों चीज़ों से हमको बचना होता है। साथ में ये जो दो ट्रांसफार्मर हैं, ये क्या करते हैं, एक कॉमन लोड को शेयर करते हैं। ये क्या हो गया, इन दोनों ट्रांसफार्मर के लिए एक कॉमन लोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये फेज और न्यूट्रल तो एक ही है, और इसको सप्लाई कौन कर रहे हैं, दो ट्रांसफार्मर कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ मिल करके एक ही लोड को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोड है ये क्या कहलाता है, कॉमन लोड कहलाता है, और ये कॉमन लोड को ये अपने KVA रेटिंग के प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं। द ट्रांसफॉर्मर्स शेयर अ कॉमन लोड। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। शेयर अ कॉमन लोड इन प्रोपोर्शन टू देयर KVA रेटिंग्स। ठीक है, जिस ट्रांसफार्मर की जितनी KVA रेटिंग होगी उसी के प्रोपोर्शन में ही ये लोड को शेयर करेगा। जिस ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा, और जिसकी कम होगी वो कम लोड शेयर करेगा। तो ये सब चीज़ें डिफाइन कैसे होती हैं, कुछ इसके कंडीशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तभी हम लोग पैरेलल में ऑपरेशन कर सकते हैं। दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कुछ निश्चित कंडीशंस हैं, कुछ डेफिनाइट कंडीशंस होते हैं। तो वो डेफिनिट कंडीशंस या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, कुछ 5 कंडीशंस हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंडीशंस के नाम से ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके CSBTO में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 का ये लास्ट जो टॉपिक है इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों साइड से आप देखें। तो इसमें जो पहला जो कंडीशंस है, ठीक है, पहला कंडीशन दोनों ट्रांसफार्मर के पैरेलल में ऑपरेट होने के लिए कि उनका जो सिस्टम का
जो सप्लाई वोल्टेज है, सिस्टम सप्लाई वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो सेकेंडरी में जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, सॉरी इधर प्राइमरी में जो सप्लाई वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर के लिए। प्राइमरी के जो सप्लाई वोल्टेज है ना, सप्लाई मतलब प्राइमरी साइड देंगे तो इसका कुछ वोल्टेज होगा, ठीक है, ये बस बार का कुछ वोल्टेज होगा, तो इन दोनों ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होगा इस V के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, अब देखिए AC क्वांटिटी है तो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, मस्ट बी सेम, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलैरिटीज मस्ट बी सेम। जैसे अगर पोलैरिटी ऑफ मैं लिखूं, पोलैरिटी ऑफ प्राइमरीज मतलब दो प्राइमरी की बात कर रहा हूं, प्राइमरीज ऑफ ट्रांसफार्मर TA एंड TB मस्ट बी सेम, ठीक है। और सिमिलरली वैसे ही क्या प्राइमरी की सेम होगी तो क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी की भी, सेकेंडरीज ऑफ ट्रांसफार्मर A एंड ट्रांसफार्मर B ऑल्सो सेम, दोनों क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। किससे बचने के लिए, डेड शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। अब जो हमारा तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है, देख लेते हैं कि जो वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग है किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, क्या बोलते हैं उसको बताइए, टर्न रेशियो डिफाइंड होता है ना, टर्न्स रेशियो, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स N1/N2 बोलते हैं ना, और क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये दो चीज़ें डिफाइंड होती हैं किसी ट्रांसफार्मर में, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम फॉर TA एंड ट्रांसफार्मर TB। ये तीन कंडीशन हमारे स्पेसिफाइड हो गए। चलिए और आगे चौथा कंडीशन देख लेते हैं। चौथा कंडीशन हमारा है कि देखिए अब मैं इसमें आ रहा हूं कि सर्कुलेटिंग करंट उसमें नहीं होना चाहिए। दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करें तो दोनों ट्रांसफार्मर में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट बीच में ना हो। तो सर्कुलेटिंग करंट ना हो इसके लिए लास्ट के जो दो कंडीशन है वो दिए गए हैं। तो चौथा कंडीशन क्या है आपका कि जो परसेंटेज इंपीडेंस होता है, ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज इंपीडेंस होगा, परसेंटेज इंपीडेंस आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा, परसेंटेज इंपीडेंस मैंने पढ़ाया हुआ है। तो परसेंटेज इंपीडेंस जो है इसको %Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर्स। और एक और हम इसी में टर्म यूज करते हैं, दैट इज क्वालिटी। क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी बोलते हैं। और क्वालिटी का मतलब ये होता है परसेंटेज R बाई परसेंटेज X, या और क्या लिख सकते हैं इसको, X बाई R। तो ये रेशियो भी क्या होना चाहिए, रेशियो मस्ट बी सेम फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर। ये समझ में आई बात कि परसेंटेज इंपीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर के लिए, और क्वालिटी जो कि X/R रेशियो है मस्ट बी सेम फॉर बोथ ट्रांसफार्मर्स। ये चार हमारे कंडीशन हो गए। अगर ये सेम होगा तो हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा। अब एक और जो कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं स्टूडेंट्स, तो वो देख लेते हैं कि जो आपके ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग है, KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स
transformers of each transformer must be inversely proportional to equivalent impedance of ट्रांसफॉर्मर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर ए की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर ए का जो रेटिंग है, केवीए रेटिंग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ट्रांसफॉर्मर के, ए ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट इंपीडेंस के, है ना। तो ये इसको आप ऐसे देख सकते हैं, टी केवीए ऑफ टी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जेड इक्विवेलेंट ए। इस तरीके का ये कंडीशन होना चाहिए। ये बहुत काम आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे न्यूमेरिकल बनते हैं और एसएससी जेईई में भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, मैं देखा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पैरेलल ऑपरेशन है उसको मैंने बताया, समझाया और उसके कंडीशंस आपको बताए हैं। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका जो सर्किट होता है और कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक ओके है सबका, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे स्टूडेंट्स किस तरीके से हम आगे इसको बना सकते। क्या ये जो पांचों कंडीशंस हैं, पांचों जो कंडीशंस हैं हमारी, ये सभी हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो पाएगा। क्या ये पांचों कंडीशन जरूरी है, हर हाल में जरूरी है, या किसी में कुछ रिलैक्सेशन भी है? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से कंडीशंस को हम ओवरलुक कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला कंडीशन है कि सप्लाई वोल्टेज जो है और फ्रीक्वेंसी जो है दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर की सेम होनी चाहिए। तो ये इसेंशियल है, इसके बिना तो पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये इसेंशियल है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर सेकंड जो है, पोलैरिटी ऑफ प्राइमरी ऑफ टी ए एंड टी बी मस्ट बी सेम। वैसे ही पोलैरिटी जो होगी सेकेंडरी की टी ए टी बी की वो भी सेम। तो पोलैरिटी करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत इसेंशियल है। तो अब ये आपका पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन तो बहुत इसेंशियल है, मगर जो तीसरा कंडीशन है और चौथा कंडीशन है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है। और अगर ये तीसरा चौथा अगर आपका पूरा सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब 100% अगर सेटिस्फाइड नहीं है दोनों, तो भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपके सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और पोलैरिटी से संबंधित कंडीशन सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आपका पैरेलल जो आपका ऑपरेशन है वो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, जब पहला और दूसरा कनेक्ट मतलब सेटिस्फाइड होगा। अब तीसरा और चौथा कंडीशन है क्या वो देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन है टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब दो कोई ट्रांसफॉर्मर है, उनके टर्न रेशियो आइडेंटिकल बनाना या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को एकदम आइडेंटिकल बनाना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, या उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती नहीं है। तो कभी कभी हम बिना इक्वल किए भी उसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस भी उसमें नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है। फिर जो चौथा आपके पास है परसेंटेज इम्पीडेंस, परसेंटेज जेड मस्ट बी सेम फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर और क्वालिटी मस्ट बी सेम फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है, इसके बाद भी वो काम करता है। लेकिन जब हम इसमें थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तीसरे और चौथे कंडीशन को अगर इक्वल नहीं है तो भी हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट पैदा होती है। क्या होती है? सर्कुलेटिंग करंट आती है, सर्कुलेटिंग करंट। तो सर्कुलेटिंग करंट आने के कारण, है ना, आईसी आने के कारण क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि जिसका जितना केवीए है उतना क्या हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने के कारण वो लोड को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर हमारा जो पहला कंडीशन है टर्न रेशियो N1/N2 या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों ट्रांसफार्मर का सेम नहीं है, तो वहां पर कोई भी एक ट्रांसफार्मर ओवरहीट होता है बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेटिंग करंट। ये सर्कुलेटिंग करंट के फ्लो होने के कारण कोई भी एक ट्रांसफार्मर आपका ओवरहीट हो जाता है, मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। ओवरहीटिंग का इशू आता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताइए। अब नेक्स्ट जो आपके पास में है कि यहाँ पे जो परसेंटेज इम्पीडेंस है, ठीक है, क्वालिटी बोल रहे हैं, परसेंटेज इम्पीडेंस और क्वालिटी मतलब X/R रेशियो है। अगर दोनों ट्रांसफार्मर का सेम नहीं होता, ठीक है, अगर दोनों ट्रांसफार्मर का सेम नहीं होगा तो क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट वहाँ पे फ्लो होता है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम है तीसरा कंडीशन, और ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। तो सर्कुलेटिंग करंट के फ्लो होने के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है उसमें चेंज आता है, चेंज इन वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप में होने वाले चेंज के कारण आपका जो रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन इसमें चेंज आना चाहिए, है ना। लेकिन हमारा जो लोड कनेक्टेड है वो क्या है, एक कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। हमारा जो लोड को सप्लाई देना है वो क्या है, लोड वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट लोड वोल्टेज होना चाहिए। तो कांस्टेंट लोड वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये जब चेंज नहीं होता, ये वोल्टेज रेगुलेशन जब चेंज नहीं होता, तो दोनों जो टर्मिनल है सेकेंडरी के जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनके बीच का जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, सेम। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल, और पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण इनका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा करंट है, सर्कुलेटिंग करंट, ये तो कम ज़्यादा होता है। सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा इम्पीडेंस है, परसेंटेज इम्पीडेंस है, ये चेंज हो जाता है। और आपका जो पांचवा कंडीशन है ये फॉर्म होता है वहाँ पे, क्या कि जो केवीए रेटिंग है, जो केवीए रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, एक है TA और दूसरा है TB, और इनका केवीए रेटिंग का रेशियो है 1:2, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो इनका जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो क्या होना चाहिए, परसेंटेज इम्पीडेंस, या फिर आप कहें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ A रेशियो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ B, ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मतलब कि अगर रेटिंग डबल है तो उसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, टू मेंटेन द वोल्टेज रेगुलेशन कांस्टेंट एंड सर्कुलेटिंग करंट टू बी 0। मतलब सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो होगा, जीरो नहीं होगा, सॉरी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, उसके कारण क्या होगा, ड्रॉप आएगा, जेड में ड्रॉप आएगा, और उसका जो ड्रॉप है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा ना हो, क्या हो, वो क्या दे, टर्मिनल जो वोल्टेज है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या मिले, कांस्टेंट वोल्टेज मिले। तो ये जो ड्रॉप मिल रहा है ना दोनों ट्रांसफार्मर में, ये ड्रॉप क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये टर्मिनल का जो वोल्टेज है ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो ड्रॉप है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, कम ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा। और क्या होगा, अल्टीमेटली दोनों जो ट्रांसफार्मर होंगे, एक और यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा, तो वो दोनों ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज होंगे दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट वोल्टेज आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें डाउट है, जो मैंने अभी समझाया है ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है,
इसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा आपको होती नहीं है, लेकिन अगर बहुत डीप कंसेप्ट है, अगर इसको और समझना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक इंसाइट दिया हुआ है कि किस तरीके से ये होगा। चलिए मैं आपको अब 2 केस बताता हूँ, उसमें भी अभी जो मैं कंसेप्ट बताया वो यूज़ होगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो केस 1, पहला केस है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारा आइडियल केस को कंसिडर करते हैं हम। आइडियल केस मतलब क्या है, आइडियल केस, इसमें आपका जो पहला कंडीशन था, क्या था पहला कंडीशन आपका, कि दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो क्या होगा, वोल्टेज रेशियो सेम होगा, ठीक है, और उनके जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल होते हैं, मतलब ये इस तरीके से, ये आपके R को बताता है, ये X को बताता है और ये Z को बताता है। तो ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल या फिर वोल्टेज ट्रायंगल बोलते हैं इसको, तो वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होंगे, सेम होंगे दोनों ट्रांसफार्मर के। 2 ट्रांसफार्मर लेंगे। तो चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए साथ साथ, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये सप्लाई वोल्टेज V1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको E मिलेगा, किसके लिए, पहले ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे ट्रांसफार्मर का आपको वाइंडिंग है, ये भी E मिलेगा, सेम है क्योंकि। और इसके बाद इस वाले ट्रांसफार्मर का क्या है, रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, वैसे ही इसका रेजिस्टेंस और इसका लीकेज रिएक्टेंस, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होके एक टर्मिनल यहाँ पे मिलता है और एक टर्मिनल यहाँ मिल जाता है। तो अब इन दोनों टर्मिनल के बीच हम क्या कनेक्ट करते हैं, लोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोड हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये आपका जो होता है, ये आपका होता है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर A, ZA, और ये आपका होता है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर B, ZB। और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो है आपका IA, करंट IA, और इसमें IB, दोनों यहाँ पे समअप होके आपको मिलते हैं I, और I करंट लोड से फ्लो होता है, और यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है उसको बोलते हैं V2, एंड दैट इज सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। और यही क्या है आपका सेकेंडरी का टर्मिनल वोल्टेज है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, आप बताइए मुझे कि यहाँ पे I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं IA प्लस IB, लेकिन ये दोनों क्या है, AC क्वांटिटी है, फेजर सम होगा इनका। और V2 को क्या लिख सकता हूँ, ये बताइए, V2 को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और सर्किट छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ और KVL लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम V2 को लिख सकते हैं। मान लीजिए ये क्या मेरा वोल्टेज E है, और ये जो ड्रॉप होगा यहाँ पे उसको मैं मान लेता हूँ प्लस माइनस IA इंटू ZA, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसको मान लेता हूँ मैं, दिया हुआ है V2, इस यहाँ पे KVL लगा लो, ठीक है। तो माइनस से स्टार्ट करो, माइनस वोल्टेज है E प्लस IA ZA प्लस V2 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, क्या मिल जाएगा, क्या निकालना है बताइए, V2 निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू माइनस ई उधर जाके प्लस E, और ये प्लस उधर जाके माइनस, और IA ZA। तो इस तरीके से आपको V2 मिलेगा। सिमिलरली आप सेकंड सर्किट के लिए भी, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, तो उसमें भी आपको वैसा ही इक्वेशन मिल जाएगा, माइनस E प्लस IB ZB हो जाएगा इसमें, प्लस V2 इक्वल टू 0, और आपको V2 मिल जाएगा क्या, E माइनस IB ZB मिल जाएगा। ये आपका एक और इक्वेशन हो गया। अब देखिए, दोनों जो V2 है, दोनों क्या है आपके, इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं आप, E माइनस IA ZA इज इक्वल टू E माइनस IB ZB। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो E कैंसिल हो गया, IB ZB इधर ले लो, IA ZA उधर ले लो, तो ये आ जाएगा आपका, रहने दीजिए ऐसे ही कर लीजिए, IA ZA माइनस में माइनस IB ZB, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिल गया आपको, IA ZA इज इक्वल टू IB ZB। इसको और कैसे लिख सकते हैं, IA ZA है साथ में, तो ZA को मैं उधर ले जाऊंगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या है यहाँ IB है, उसको मैं नीचे ले आता हूँ, और यहाँ से ZB यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो इस तरीके से आपको एक रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका करंट है, ठीक है, आई करंट है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो जेड है, जेड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस दोनों में, बी में भी और ए में भी। तो यहाँ पे एक रिलेशन समझ में आता है कि जो करंट फ्लो होगा सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में, वो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये जो आई करंट है, तो इन दोनों में क्या है, अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। आई ए की वैल्यू आई के टर्म्स में निकाल सकते हैं और आई बी की वैल्यू भी आई के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल आप जानते हैं। तो यहाँ पे आई ए क्या हो जाएगा आपका, आई मेन करंट जो है इनटू, क्योंकि आई का ही दो पार्ट है, आई ए और आई बी। तो आई ए अगर अपन निकालते हैं तो आई ए क्या आ जा रहा है बताइए। आई ए हमारा आ जाएगा आई इंटू अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस जेड बी डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो जेड ए प्लस जेड बी, इस तरीके से आपको मिल जाता है आई ए। और आपको अगर आई बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, आई इंटू, ठीक है, बी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपोजिट का ऊपर रखना है, जेड ए डिवाइड बाई दोनों का सम, जेड ए प्लस जेड बी। तो इस तरीके से आपको आई ए मिल जाएगा और आई बी करंट दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या, सेकंड केस। ये तो हमारा पहला केस था, यहाँ पे हमने यहाँ तक समझ लिया जो हमने पहला केस हमने देखा था। इसके बाद सेकंड केस में है केस टू। केस टू हो जाता है हमारा, ठीक है, केस टू में हम देखेंगे इक्वल वोल्टेज रेशियोज, ठीक है, इक्वल वोल्टेज लिखते जाइए आप लोग भी, रेशियो, ये आपका है केस बी, ठीक है, इक्वल वोल्टेज रेशियो। इस कंडीशन को देखेंगे तो इसमें मैं पहले आपको डायग्राम से बताना शुरू करूँगा। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है V1 और मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया और ये मेरी वाइंडिंग है, ठीक है। ये मेरी सेकेंडरी की वाइंडिंग है, ये क्या है मेरी EA, ठीक है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये लीकेज रिएक्टेंस, ठीक। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर बी का, और इसका जो वोल्टेज है वाइंडिंग का वो ऐसा, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको अनइक्वल लिख देता हूँ। मान लीजिए दोनों क्या है, अभी अनइक्वल वोल्टेज है EA और EB, ठीक है। लेकिन हमारा जो केस क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, केस क्या है हमारा, मैंने अनइक्वल लिया है ना, लेकिन केस क्या है, इक्वल वोल्टेज रेशियो। इसको बाद में हम क्या करेंगे, इक्वल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन अलग अलग कनेक्ट किए हैं और यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो आ जाता है ZA और इसमें जो इम्पीडेंस आता है वो आता है ZB और ये आपका लोड से कनेक्ट हो जाता है। तो ये लोड से मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IA और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IB और यहाँ जो करंट आ रहा है वो है I। अब मान लीजिए दोनों के जो वोल्टेज है क्या है, सेम है, पैरेलल में कनेक्ट है तो सेम हो गए और हम क्या कर रहे हैं, इनका पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों वोल्टेज आपके हैं EA और EB दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। EA बराबर क्या हो जाता है, EB इक्वल टू कैपिटल E। तो क्या हो गया, इक्वल वोल्टेज हो गया। और इसके बाद इसके जो ये दोनों थे इसको हमने क्या किया, सेम वोल्टेज है करके यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो ये हो गया आपका ZA और ये आ गया आपका ZB और उसके बाद हमने लोड को लगा दिया, लोड कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज था वो था V2 और वो यहाँ पे आ गया V2 वोल्टेज और करंट क्या आ गया I और अलग अलग करंट क्या था IA और IB और ये आपका EA और EB इक्वल टू E हो गया। तो इस तरीके से हमारा सर्किट इक्वल वोल्टेज रेशियो के लिए कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमने इसके पहले क्या देखा था, सेम वोल्टेज लिया हुआ था, यहाँ भी हमने सेम वोल्टेज लिया है। इसमें कुछ मैं एडिशनल चीज़ आपको समझाऊंगा, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होते हैं ना वो उसमें क्या थे, पहले वाले में सेम थे। जो करंट थे वो उसका फेज़र डायग्राम हमने नहीं देखा था, वो फेज़र डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। फेज़र डायग्राम थोड़ा सा अलग उसमें बनता,
जैसे ये है, तो ये पुराना वाला आइडियल केस है। इसमें जो फेज़र डायग्राम बनता है हमारा, ये बन जाता है, अगर ये V2 मानते हैं, चलो ये V2 है हमारा, क्लियर है। तो V2 से लैगिंग लोड पर क्या आ गया हमारा I, ये I आ गया, और इसी में हमारा IA आएगा सेम फेज़ में, और इसी में क्या आ जाएगा, IB आ जाएगा, अगर इक्वल है दोनों, ठीक है। जो Z है आपका, Z इक्विवेलेंट दोनों इक्वल है, उस केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एक और जो फेज़र बनेगा, ठीक है, I के डायरेक्शन में जो R रजिस्टिव ड्रॉप है वो ऐसा बनेगा, और जो इंडक्टिव ड्रॉप है वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये क्या बनेगा, इम्पीडेंस ड्रॉप, ठीक है। और इस पॉइंट से जब आप इस पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको E मिलेगा, कैपिटल E, जो कि था इंड्यूस्ड EMF। तो इस तरीके का जो फेज़र डायग्राम है वो आपको उस पर मिलेगा। लेकिन जो अभी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये वाली सर्किट जो बता रहा हूँ, इस सर्किट का जो फेज़र डायग्राम बनता है वो कुछ अलग बनता है। कैसे बनता है, ये मान लो क्या है हमारा, V2 है, इस तरीके से हमारे पास V2 है, और जो करंट है वो दो एंगल में बनता है, ठीक है। एक IA ऐसा बन रहा है, IA, यहाँ से इसका पूरा जो एंगल है वो क्या है, phi A, और एक इसके जस्ट आसपास बनता है, ये क्या बनता है, IB, इसका जो एंगल क्या है, phi B, ठीक है। और इनका जो फेज़र सम होता है, ऐसा बताया था फेज़र सम होता है दोनों का, ये आपका बनेगा कैपिटल I, क्लियर है। तो इसका जो एंगल होता है, ठीक है, वोल्टेज और इसके बीच का जो ये एंगल होता है, ये आपका हो जाता है phi A माइनस phi B, क्लियर है। और इसके आगे जब अपन दोनों का ड्रॉप लेते हैं, IA का पहले ले लेते हैं, ऐसा होगा, और इसमें पूरा ऐसा जाएगा, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया आपका IA RA का ड्रॉप हो गया, और ये क्या हो गया, IA XA का ड्रॉप हो गया, क्लियर है। और ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, IA ZA का ड्रॉप हो गया। अब इसमें आपको क्या लेना है, IB लेना है। तो IB कैसे लेंगे आप, IB के डायरेक्शन में पैरेलल लेंगे, ऐसा, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला ड्रॉप। लेकिन ये जो ड्रॉप होता है आपका IB RB होता है, और इसका जो वर्टिकल 90 डिग्री होता है वो भी यहीं पे टच करता है, जहाँ पे पुराने वाले का टच किया था। इसको बोलते हैं IB XB, और यहाँ पर इक्वल टू होता है IB ZB। मतलब कि क्या होता है, ये दोनों जो वोल्टेज ड्रॉप हैं, इनको इक्वलाइज करना होता है, ठीक है। किस कंडीशन में, जब तीसरा और चौथा कंडीशन हमारा क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड का हमारा जो हमने पढ़ा था ना, थर्ड और फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, टर्न रेशियो सेम नहीं है, और क्या नहीं है, Z इक्विवेलेंट सेम नहीं है। तो उस कंडीशन में ये जो ड्रॉप्स होते हैं ना, IA ZA और IB ZB, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये जो अपन कर रहे हैं ना केस 2, ये इसीलिए कर रहे हैं। आपको देखिए ज़्यादा डिप्लोमा में उतना डीप में नहीं आता, और कंपटीशन एग्जाम में लाइट पूछता है, तो आप अगर समझ में आ रहा है तो लीजिए, है ना, और बस आप इक्वेशंस को समझते जाइए, फेज़र डायग्राम हमने कैसे बनाया वो समझते जाइए। अब फाइनली मैं इसमें ड्रॉ कर दूंगा E वोल्टेज, वो ऐसा आ जाएगा, ये आपका E वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। चलिए इसका कुछ सिंपल फार्मूला देख लेते हैं, आपको यही काम का आएगा जो फार्मूला है यहाँ पे, है ना। तो ZA और ZB क्या इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है, IA और IB उसके रिस्पेक्टिव करंट हो गए, V2 कॉमन टर्मिनल वोल्टेज है, और I कंबाइंड करंट है दोनों का। तो हमने क्या देखा कि जो IA ZA है वो किसके बराबर आ जाता है, IB ZB के बराबर आ जाता है। देखिए यहाँ पर भी हमने समझाया है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों ड्रॉप किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो सेम होंगे दोनों, सेम वोल्टेज अपीयर होगा दोनों के क्रॉस में। IA ZA जो होगा यहाँ पे ड्रॉप होगा, और IB ZB यहाँ पे ड्रॉप होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो उसी चीज़ को फेज़र डायग्राम में भी हमने क्लियर किया। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि जो करंट है आपका, जो करंट हमने पिछले में देखा था, IA निकाला था और IB निकाला था, तो वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो IA है वो कैसे निकलेगा, IA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू, वही आपका लगेगा पुराना ZB डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB, ये फॉर्मूला आ जाएगा, करंट डिवीज़न रूल, ये अप्लाई कर लीजिए, करंट डिवीज़न
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा क्या आएगा, आई बी इज इक्वल टू आई इंटू जेड ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। तो ये आ जाएगा आपका, ये दोनों आपके फॉर्मूले मिल गए आपको। फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे V2 वोल्टेज से, इसमें भी V2 से इसमें भी V2 से। तो आपका आ जाएगा V2 इंटू आई ए इज इक्वल टू V2 इंटू आई इंटू जेड बी डिवाइड बाई जेड ए प्लस जेड बी एंड V2 इंटू आई बी इज इक्वल टू V2 इंटू आई इंटू जेड ए डिवाइड बाई जेड ए प्लस जेड बी। अब देखिए ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर ए का पावर है तो उसकी रेटिंग है केवीए रेटिंग है मान लो, तो ये हो जाएगा एस ए, ठीक है। और ये क्या है V2 आई बी, केवीए रेटिंग है ट्रांसफार्मर बी का एस बी। अब V2 इंटू आई क्या है, ये केवीए रेटिंग है लोड का केवीए रेटिंग है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ एस इंटू एज इट इज लिख दीजिए जेड बी बाई जेड ए प्लस जेड बी, और यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू जेड ए बाई जेड बी, सॉरी जेड ए प्लस जेड बी। तो आपको ये दो यहाँ पे फॉर्मूले मिल रहे हैं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब यहाँ पे एस ए क्या है, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ए, और एस बी क्या है स्टूडेंट्स, केवीए रेटिंग ऑफ, समझ गए आप, ट्रांसफार्मर बी का, और एस क्या है, केवीए रेटिंग ऑफ लोड की केवीए रेटिंग है ये, ठीक है, कैपिटल एस। अब इसी के ऊपर मैं न्यूमेरिकल समझाता हूँ आपको कि न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट से। तो मैं आपको क्या क्या दूंगा बताइए, आपको मैं बोलूँगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। न्यूमेरिकल में ये बोला जाता है कि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ इक्वल टर्न्स, 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिनके टर्न्स इक्वल है, हैविंग इम्पीडेंस ऑफ 0.5 प्लस J3 ओम एंड 0.6 प्लस J10 ओम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, ठीक है। मतलब सेकेंडरी साइड रिफर्ड है ये वैल्यूज। एक ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, वो कितना दिया हुआ है आपका, ZA मान लेते हैं पहले ट्रांसफार्मर का, ZA दिस इज गिवन 0.5 प्लस J3 ओम, ठीक है। और दूसरे का दिया हुआ है 0.6 प्लस J10 ओम। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी टाइप का पूछा जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी इफ दे ऑपरेट इन पैरेलल, मतलब इनका क्या हो रहा है, पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है। डिटरमिन हाउ दे विल शेयर अ लोड ऑफ 100 किलोवाट, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग। मतलब यहाँ पर आपको क्या दे दी, लोडिंग दे दी है, एक कॉमन लोड दे दिया है। क्या दे दिया है, कॉमन लोड दे दिया है, जिसको 2 ट्रांसफार्मर शेयर कर रहे हैं। विल शेयर मतलब 2 जो ट्रांसफार्मर है वो शेयर कर रहे हैं इस कॉमन लोड को, जिनके जो इम्पीडेंस दिए हुए हैं ये ZA और ZB। अब आपको निकालना क्या है, डिटरमिन हाउ दे विल शेयर, मतलब दोनों की रेटिंग क्या क्या होगी। मतलब अगर ये 100 किलोवाट है तो इसमें से कितना ये ट्रांसफार्मर A शेयर करेगा और कितना सप्लाई ट्रांसफार्मर B करेगा, इसको हमको चेक करना है। तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, SA क्या होगा वो निकालना पड़ेगा और SB क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए जो हमारा लोड दिया हुआ है वो किलोवाट में है, लेकिन S की रेटिंग क्या होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है, KVA में होती है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा KVA में। तो S आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 0.8। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि P डिवाइडेड बाई cos फाई है एक्चुअल में, क्योंकि P बराबर होता है S इंटू cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको रखेंगे, P क्या है आपका 100 किलोवाट डिवाइड बाई cos फाई पावर फैक्टर, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 125 kVA। लेकिन इस 125 के साथ एंगल भी रहेगा क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है। तो आप क्या निकाल लीजिए, cos इनवर्स फाई निकालेंगे, cos इनवर्स 0.8 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 36 पॉइंट, कैलकुलेटर है आपके पास, निकाल सकते हैं। मेरे को वैसे वैल्यूज़ याद रहती हैं, फिर भी अपन साथ में निकाल लेते हैं। cos इनवर्स निकाल लेते हैं 0.8 को, ये आपका आ जाएगा 36.86।
36.86 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। लेकिन लैगिंग है इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस में लिखूंगा 36.86 को, 36.86 डिग्री, ये आपका आ जाएगा केवीए में पावर आ जाएगा, लोड आ जाएगा, है ना। अब इसको भी निकाल लेते हैं, जेड ए जेड बी को पोलर में निकाल लीजिए, आप पोलर में निकाल लीजिए। पोलर के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको मोड सेटअप में जाना है, यहाँ पे 2 नंबर दबाना है, कॉम्प्लेक्स को सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबा के मोड दबाना है और आपको डिग्री में सेलेक्ट करना है, मतलब 3 नंबर दबाना है। अब आप रेडी हो एसी में कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए आपका दिया क्या हुआ है 0.5 प्लस J3, तो 0.5 प्लस 3 और I दबा दीजिए, इक्वल टू करिए, शिफ्ट 2 और 3 को दबाइए, आपका आ जाएगा वैल्यू 3.041 एट एंगल 80.53, एट एंगल 80.53, ये क्या आ जाएगा आपका ओम में आ जाएगा। वैसे ही जेड बी निकाल लेते हैं, जेड बी क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 10J, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, शिफ्ट 2 3 दबाइए, आपको वैल्यू मिलेगा 10.017 एट एंगल 86.56 ओम। तो यहाँ से आपको जेड ए मिल जाएगा और जेड बी मिल जाएगा। अब आपके पास फार्मूला 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या 2 फार्मूले आपके पास, एस ए इज इक्वल टू होता है एस इंटू जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एस की वैल्यू आपको पता है 125 एट एंगल माइनस 36.86, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इंटू ऊपर इसको ब्रैकेट में डालिए, जेड बी की वैल्यू क्या है आपकी 10.017 एट एंगल 86.56 है, डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3.041 एट एंगल 80.53 प्लस क्या आ जाएगा 10.017 86.56। तो इसको अब आप सॉल्व करिए कैलकुलेटर में रख कर, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लंबा हो। तो एस ए जो है आपका वो कैलकुलेट होता है और आपको मिलता है इसमें वैल्यू 96 एट एंगल माइनस 35.5 डिग्री, ये आपको एंगल में मिलेगा। लेकिन आपको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अ लोड ऑफ 96, ठीक है, ये केवीए में है, एट, ठीक है, कॉस 35.5 डिग्री लैग। तो क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालिए और 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 96 इंटू कॉस 35.5 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 78.15, क्या आ जाएगा 78.15 मतलब 78.2 किलोवाट आ जाएगा। इतना किलोवाट कौन शेयर करेगा, एस ए शेयर करेगा, ठीक है। अब एस बी निकालना है, इसी सिमिलर मेथड से आपको क्या निकालना है, एस बी निकालना है। ये मैं आपको दूंगा होमवर्क, एस इंटू जेड ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। आप भी क्या करिए, ऐसा सॉल्व करिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। मैं उसको एस बी मैग्नीट्यूड देता हूँ और एंगल दे देता हूँ, एंगल भी दे देता हूँ मैं एस बी, ठीक है, ये एंगल आपको है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अ लोड ऑफ जो आपका मैग्नीट्यूड है एस बी इंटू आप क्या करिए कॉस एस बी कर दीजिए, ठीक है, फाई एस बी कर देते हैं इसको, इंटू करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा करके कमेंट करिए। तो इतना आप करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे हमको समझ में आया कि जो लोड था हमारा 100 किलोवाट का, पावर फैक्टर उसमें दिया था 0.8 लैगिंग, तो इस पावर फैक्टर पर ये जो लोड था इसको शेयर किया किसने, दोनों ट्रांसफार्मर ने। तो एस ए ने शेयर किया, लेकिन एस ए का जो पावर फैक्टर था वो अलग था और एस बी का जो पावर फैक्टर आएगा वो भी अलग होगा। मतलब दोनों ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग और पावर फैक्टर अलग अलग है, ठीक है, और इसको वो लोड को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो आपको, अभी जो मैंने लेक्चर लिया इसमें कोई भी डाउट हो, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपने डायरेक्ट आप अपने सवाल, अपने जो क्वेश्चंस है वो उसको आप पोस्ट कर दीजिए, आपको हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे।
और आपको रिलेटेड अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इस जो भी हमने यहाँ पर आपको सिखाया है इस वीडियो लेक्चर में, तो इससे रिलेटेड ऑनलाइन एग्ज़ाम हमने बना के रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटली फ्री है, किसी टाइप का कोई भी चार्ज इसमें नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ में मैं चाहूँगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें वीडियो, और साथ में उनको मतलब रिकमेंड भी करें कि आप वो ज़रूर देखें और नोट्स भी बनाएं। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डाउट्स है वो हमको पूछिए, आप टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे हम आपको ज़रूर बताएंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी दूसरे नए सब्जेक्ट्स लाइक पावर सिस्टम, डीसी मशीन और भी दूसरे जो इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, वो पूरा चैप्टर्स आपको बताते जाएंगे। सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी CSVT की तैयारी और SSC JEE की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जो कि है 3 फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर हम देखेंगे, और 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा हमारा लेक्चर 16, सॉरी हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा 17, क्योंकि 16 तो यही लेक्चर था। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।